हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अथेनियम अकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और हम लोग आज जो सब्जेक्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान में, हमारा टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। उसके अंदर आज हम बात करेंगे परमाणु भार और अणु भार की। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो पिछले लेक्चर से देखें और यहाँ तक कंटिन्यू जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने विषय पर। और हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर ही हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। आज हमारे जो 2 पॉइंट हैं उनके 2 पॉइंटों की हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे परमाणु भार की और दूसरा पॉइंट होगा हमारा अणु भार। परमाणु भार को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट और अणु भार को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल वेट। अब सबसे पहले आता है कि हम लोग परमाणु भार कैसे कहते हैं, किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने लिखा देखा होगा ZXA। इस फॉर्मूले में कोई भी चीज़ लिखी होती है ना, जैसे हम बात करें 6C12। ठीक है, तो यहाँ पर 6 जो है वो काय की वैल्यू है Z की, जो क्या बताती है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और A हमें क्या बताता है, ऊपर वाला पार्ट ये क्या बताता है, परमाणु संख्या, सॉरी परमाणु द्रव्यमान। क्या बताता है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, या हमें कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या, ये भी बोल सकते हैं इसको, द्रव्यमान संख्या भी अपन इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब A की जगह पे यहाँ 12 है। ठीक है, और Z की जगह पे यहाँ कितना है, 6 है। तो ऊपर वाली संख्या ये अपन ही कह सकते हैं हमेशा कैसी होगी, 12 पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो अपन ही कह सकते हैं कि हमेशा जो परमाणु द्रव्यमान होगा, ये दोनों चीज़ें ये जो लिख रही हैं, जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो हमेशा पूर्णांक होगा, कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल यानी डेसिमल ये चीज़ें नहीं होंगी, कंप्लीट नंबर फॉर्म में मिलेगा हम लोगों को। ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। लेकिन अगर किसी ने हमसे बात की परमाणु भार की, यहाँ जैसे द्रव्यमान अपन ने बोला कि परमाणु भार, यहाँ वर्ड किसी ने यूज़ किया एटॉमिक वेट, जो हम यहाँ बात कर रहे थे परमाणु भार की। तो परमाणु भार दशमलव में हो सकता है, याद रखें। ठीक है, दशमलव में इसकी वैल्यू हो सकती है। डेसिमल यानी फ्रैक्शनल हो सकता है भाई, ये यानी फ्रैक्शनल हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं क्योंकि कई एक आपने 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद किए होंगे। तो कई एक ऐसे तत्व मिले होंगे आपको एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, जिनका परमाणु भार हम लोगों ने दशमलव पढ़ा होगा, 30.5, 36.5 या 35.5 क्लोरीन का होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। यहाँ परमाणु द्रव्यमान निकलता है किससे, अगर मैं बताऊँ तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इनकी संख्या कभी भी प्रोटॉन की दशमलव में तो होगी नहीं कि 3.5 प्रोटॉन, कैसी होगी, पूर्णांक होगी। तो हमेशा परमाणु द्रव्यमान और यहाँ परमाणु संख्या में क्या निकलता है, हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, प्रोटॉन नंबर्स। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक होता है और ये भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन परमाणु भार दशमलव में भी हो सकता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो कई अब पहले अपन बात करते हैं परमाणु भार दशमलव में क्यों मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए आखिर परमाणु भार होता क्या है। परमाणु भार होता क्या है, देखें। तो हमने बात की किसकी, परमाणु भार की। तो परमाणु भार किसे कहते हैं, तो जो हमारा अणु होता है कार्बन का, कार्बन से भी हमने बात की, कार्बन की इस जगह पे बात की थी। तो कार्बन 12 ये परमाणु द्रव्यमान है, इसकी संख्या। तो इसका जो 12वां हिस्सा है,
12वां हिस्सा है, जस्ट अपन पूरा क्लियर कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं अभी पहले पॉइंट की, परमाणु भार की, है ना, फिर दोनों चीज़ों की बात करेंगे। परमाणु भार, ठीक है। तो परमाणु भार होता क्या है, यानी एटॉमिक वेट होता क्या है। मैंने बताया कि ये काय में हो सकता है, आपका दशमलव में हो सकता है। तो परमाणु भार होता है हमारा जो एलिमेंट होता है कार्बन, ठीक है, यानी C12, कार्बन 12, कार्बन के 12वें भाग से कोई तत्व कितने गुना भारी है। हैवीएस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्बन 12 पार्ट्स, कार्बन 12 पार्ट्स, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ हैवियर देन कार्बन 12 पार्ट्स, द एलिमेंट नंबर इज सो ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, ठीक है। आपने पढ़ा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। इसका मीन्स ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के 12वें भाग से 16 गुना भारी है, इसलिए ये इसका परमाणु भार कहलाता है। समझ में आया इतना, ठीक। जनरली मैं बता देता हूँ कैसे। एक्चुअल में कार्बन के 12वें भाग की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.008 ग्राम, ठीक है। अब मान लो कि आपसे कोई बोल दिया जाए कि कोई एलिमेंट है और उसका जो भार है वो 3.24 ग्राम है, ठीक है। पॉइंट में आया। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो 3 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल। ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम। यानी कि जो एलिमेंट है जिसका ये द्रव्यमान है वो एलिमेंट कार्बन से 3 गुना भारी है। उसका सिर्फ नंबर ये बताता है कितने गुना भारी है। क्लियर, ठीक है। ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है काहे कि कार्बन के 12वें, कार्बन एलिमेंट के, कार्बन तत्व के 12वें हिस्से का ये भार होता है, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो ये हो गया परमाणु भार के बारे में। अब हम बात करते हैं अणु भार के बारे में। अब अणु भार में क्या होता है, यानी कि मॉलिक्यूल वेट में क्या होता है, फटाफट से देखें कर लो। अब मॉलिक्यूल वेट के अंतर्गत आ जाते हैं आपके जो सभी मॉलिक्यूल वेट के अंतर्गत आ जाते हैं जो भी तुम्हारे एटॉमिक होते हैं, यानी कि जो उसके अंदर परमाणु होंगे उन सभी परमाणु के भारों का योग, जितने भी परमाणु हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सभी परमाणु के भारों का योग, ठीक है ना। टोटल ऑफ ऑल एटॉमिक, टोटल सम ऑफ ऑल एटॉमिक वेट्स, ठीक है। सभी परमाणु भारों का, जो परमाणु हैं उसके भारों का योग करके देख लेते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया H2O। अब इसमें हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन है कितने, नंबर ऑफ 2। ऑक्सीजन कितना होता है, 16, नंबर ऑफ कितना है, 1। तो 2 एकम 2 और 16 और 2 कितना हो गया, 18। ये हो गया इसका, यानी कि ये जो अणु है, ये जो अणु है उसके अंदर 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ 3 परमाणु हैं, लेकिन टोटल मिला है तो ये हो गया उनका परमाणु भार। सभी परमाणु का अलग अलग भार निकाला, उनको उठा के सम कर दिया तो अणु भार निकल के आता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम दूसरा, जैसे हमने ले लिया CO2, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है, 12, 1 है। ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है। तो 12 एकम 12, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना होगा, 44, ठीक है, 44 ग्राम अणु भार निकाल रहे हो, ठीक है। ये हो गया अणु भार, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक। जैसे कि एक तीसरा एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने NH3, ठीक है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन नंबर ऑफ कितने हैं, 3। तो 14, 3 एकम 3, 14 और 3 कितने हो गए, 17, 17। क्लियर, ये हो गया क्या आपका अणु भार। क्लियर सभी को, ठीक। और भी एग्जांपल अगर आपसे पूछ दिए जाए, ठीक है, जैसे
यहाँ हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं और आपको पॉइंट में समझाने के लिए यहाँ ले रहा हूँ एक एग्जांपल HCl, ठीक है। अब हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन का होता है 35। कई जगह पे आपने लिखा होगा 35.5, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में ले लेते हैं उसको। तो 35 और 1 36 और 35.5 और 1 36.5। इस तरह हमें एग्जाम में कौन सा मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हो वो आंसर लगाना है। अगर 36.5 है तो ये प्योरेट आंसर है, ये होगा, नहीं तो 36 लगा देना है, ठीक है। कई जगह पे कई लोग 35 भी, तो फिर इतने नियरेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेंगे, नियरेस्ट मिलेंगे तो सबसे नज़दीक जाना होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि परमाणु भार या अणु भार दशमलव में तब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। परमाणु भार दशमलव में हो सकता है, परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या कभी भी कायमी नहीं हो सकती, दशमलव में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों का सम कर देते हैं हम लोग। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन या भिन्नात्मक रूप में नहीं होते, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते, डेसिमल फॉर्म या दशमलव रूप में नहीं होते, तो वो हमेशा पूर्णांक रूप में मिलेंगे। लेकिन अगर भार की बात करोगे तो वो दशमलव में प्राप्त हो सकता है, जैसे कि यह एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं अगला, जैसे हमने ले लिया H2SO4, देखते चलें आप लोग, ठीक है। तो अब H कितने हैं, H का 1 होता है लेकिन 2 है। सल्फर का कितना होता है 32, ठीक है, याद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने होते हैं 16, लेकिन 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2, 32, 16 चौको 64, उठा के जोड़ दो 64 और 98, ठीक है। ये आ गया आपका काय का वजन, H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का अणु भार। इसके अंदर परमाणु भार अभी नहीं आया, अपन ने क्या निकाला, अणु भार निकाला। अभी हम बात किससे कर रहे हैं, अणु भार। परमाणु भार भी अभी निकालते हैं कि अगर कोई अणु दिया है तो उसके अंदर परमाणु भार निकालना हो, कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैं यही बता देता हूँ। जैसे यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1, और आपका ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, चलो ज़्यादा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, आगे वाले में देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बता दूंगा, अगला देखिए पॉइंट। अब जो हम बार बार बात कर रहे हैं आपकी, हमने 2 पॉइंटों पे चर्चा की अभी। जैसे एक बात की हम लोगों ने परमाणु भार पे, यानी कि एटॉमिक वेट पे, और दूसरा हम लोगों ने बात की अणु भार पे, यानी कि मॉलिक्यूल वेट पे, ठीक है। मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को दिक्कत हो तो वहाँ समझ सकता है वो। ये है आपका क्या, एटॉमिक वेट, और ये आपका मॉलिक्यूल वेट, ठीक है। अब ये दोनों अगर आप निकालते हो तो हमेशा 1 मोल की वैल्यू ही निकल के आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल के आती है, 1 मोल का भार ही होता है जब भी आप परमाणु भार या अणु भार निकालते हो, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल की ही हमें वैल्यू निकल के आती है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सबसे पहले लिया था H2O, तो जो आपने निकाला था H2O का, तो 1 मोल का आपने अणु भार निकाला, तो ये 1 मोल है। अगर यहाँ वैल्यू बदल दे, वो 2H2O कर दे, 3H2O कर दे, तो वो उसके 3 मोल 4 मोल ये हो सकते हैं। अब 1 मोल में, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 एकम 2, 16 2 18, तो जो 18 ग्राम वैल्यू है H2O की, वो 1 मोल की है। कितने की है, 1 मोल की। अब जैसे हमसे किसी ने बोल दिया है कि CO2 के 3 मोल की वैल्यू फाइंड आउट करो, 3 मोल, तो पहले हम 1 मोल की निकालें, अभी निकाली, तो CO2 की 1 मोल की कितनी होती है, 1 मोल की होती है, निकालो फिर से, C 12 पे, ऑक्सीजन 16 पे, 16 दूनी 32, 12 44, 44 ग्राम होगी 1 मोल की। लेकिन आपको वैल्यू निकालनी है 3 मोल की, 3 गुणा 44 कितना होगा, 132 ग्राम। तो जब भी आपसे सिर्फ परमाणु भार अणु भार बोला जाता है, तो आप हमेशा हम लोग निकालते हैं 1 मोल की वैल्यू, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 1 मोल की वैल्यू, चाहे वो परमाणु की हो चाहे वो अणु की हो। क्लियर यहाँ तक सभी को, ठीक है। मतलब हमसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए हमारे, आगे देखें, आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब कि सर जैसे हमसे बोल दिया जाए कि 1 मोल बराबर होता क्या है, तो 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर्स, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या से शो करते हैं। तो 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23, ठीक है। एवोगाद्रो संख्या होती है, मतलब 1 मोल में कितने अणु हैं या कितने, हमें कह सकते हैं परमाणु हैं, ठीक है। कितने अणु हैं या कितने परमाणु हैं, इन्हें अपन नंबर ऑफ एवोगाड्रो एंड ए से प्रदर्शित करते हैं। तो दशमलव हटा के हम इन्हें 6.10⁻23 नंबर्स लिख लेते हैं, सीधा अणु या परमाणु, पॉइंट हटा के इतनी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखें, तो एक मोल में क्या होता है, देखो एक मोल में होता है, अभी आपको मैंने समझाया कि एक मोल में होती है भाई 6 इंटू 10⁻23। अब अणु हो तो अगर अणु बाहर निकाल रहे हो तो अणुओं की संख्या आ जाएगी, परमाणु बाहर निकाल रहे तो परमाणु की संख्या आ जाएगी। एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एवोगैड्रो, यहाँ से ये निकल के आता है। अब जैसे कि हमने किसी ने हमें क्वेश्चंस दे दिया कि CO2, ठीक है, CO2 के एक पॉइंट है, CO2 के जो आपका जैसे CO2 का आपने निकाला क्या, अणुभार, तो अणुभार कितना आएगा आपका 44 ग्राम। तो ये किसकी वैल्यू है, 1 मोल की। और अगर मैंने बोल दिया कि इसमें आप अणुओं की संख्या बताइए मुझे, तो आप निकालेंगे 6.10⁻23 अणु, ये निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर परमाणुओं की संख्या निकालनी हो तो अभी अपन आगे देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे इसमें परमाणुओं की संख्या। देखो ऑक्सीजन के 2 और कार्बन का 1, 2 और 1 3 परमाणु हो गए, तो 3 का गुणा कर देना, 36 18 गुणा 10⁻23, ये हो गया परमाणु। यानी आपको नंबर देखने पड़ेंगे परमाणु कितने हैं, उसका मल्टीप्लाई आप क्या में कर देना, एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एवोगैड्रो में कर देना, ठीक है, तो आप ये निकाल पाएंगे। दूसरा, जैसे हमसे किसी ने बोल दिया, इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये फर्स्ट हो गया, दूसरा ले लेते हैं कि CO2 के 22 ग्राम में अणुओं की संख्या बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फाइंड ऑफ CO2 22 ग्राम, ठीक है। तो देखें अब 44 ग्राम में कितनी है, 6 गुणा 10⁻23, तो 22 ग्राम आधा है ना, यानी आधे मोल की वैल्यू निकालनी। तो सिंपल सी चीज़ है कि एक मोल में आपके पास वैल्यू अणुओं की संख्या होती है 6 गुणा 10⁻23, यहाँ आधे में निकालना है तो आधे में यानी आप यहाँ क्या डिवाइड करेंगे, तो 6 इंटू 10⁻23 में आप 2 का डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आएगा 3 गुणा 10⁻23 अणु। क्लियर सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इतना नोट करें सभी लोग। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं भलो, तीसरा थर्ड टाइप। यहाँ से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनमें हमने अणुभार या मैंने आपको परमाणु अणु निकालना भी सिखा दिया, परमाणु निकालना सिखा दिया। तो उसी आधार पर क्वेश्चन दे रहा हूँ कि H2SO4 के 196 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये निकालें फटाफट से, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो देखें H2SO4 का आपने वजन निकाला था, कितना होता है 98 ग्राम, हमें कितना दिया 196, यानी डबल, ये 1 मोल का वजन होता है, तो डबल हो गया, तो ये कितने का हो गया, 2 मोल की वैल्यू हो गई। 1 मोल में आपको पता है एवोगैड्रो कितने होते हैं, 6 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल में डबल कर दो, 12 गुणा 10⁻23। लेकिन ये आए अणु, ये क्या निकल के आए, अणु निकल के आए, और आपको निकालना है क्या, परमाणु। तो इसके अंदर पहले परमाणु काउंट करो कितने होंगे। देखो मैं करवाता हूँ, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 परमाणु हैं किसमें, इसके 98 ग्राम में। अगर वैल्यू की जाए तो 6 इंटू 10⁻23 में 7, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो इस तरह, 7 गुणा 12 गुणा 10⁻23, तो 7 का गुणा करो 12 में कितना आएगा, 84 गुणा 10⁻23, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये निकल के आ गए आपके क्या, एक H2SO4 के 196 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। क्लियर सभी को कि हमने अणु संख्या यहाँ मैंने बता दिया था ना कैसे निकाला जाएगा, कि 1 मोल में अणु, तो ये लिख दिए सीधे सीधे, अगर अणु भार दिया हुआ है, जैसे ये अणु दिया हुआ है CO2 का, ठीक है, मॉलिक्यूल से है, तो मॉलिक्यूल में एवोगैड्रो नंबर्स कितने होते हैं। लेकिन अब उसने पूछा कि आपको इसी के अंदर बताने हैं एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या बतानी है आपको, कितने परमाणु उसके अंदर। तो हमने क्या किया, इसमें देखिए कि इसमें भाई कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3 है, तो इसी में 3 का गुणा कर दिए, ये आ गया 18 गुणा 10⁻23 परमाणु है इसके अंतर्गत, ठीक है। चलो आगे देखिए, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमसे बोल दिया C6H12O6 में, O6 में 1.5 गुणा
10 की घात 23 अणुओं का भार बताइए। अब आपको एवोगैड्रो नंबर दिया है उसका और पूछा है आपसे अणुओं का भार। ठीक, निकाला फटाफट। देखो पहले हम इसका पूरा 1 मोल की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें 1 मोल निकालना जरूरी है। तो सीधा निकालो। तो कार्बन का होता है 12, 6 अणु है, 12 6 72। हाइड्रोजन का होता है 1, 12 है तो 12 के 12। ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 है 96। इनको उठा के हमने जोड़ दिया तो 12 हो गए आपके 84 और 96 हो गए आपके 9 8 17 और 180। ये हो गया इसका वजन। लेकिन ये हो गया 1 मोल का, और 1 मोल में एवोगैड्रो कितने पड़े आपने 6 × 10 की 23, और यहाँ है 1.5, यहाँ क्या 1.5 है। तो 1.5 से भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1 मोल है और ये है 1/4 मोल। इसके अणु भार निकालने, तो 1 मोल के अणु भार है, 1 मोल का अणु भार कितना है आपके पास में 180 ग्राम। तो आप क्या करेंगे 180 ग्राम का 4th हिस्सा निकाल दो, क्या जाएगा आपका 45 ग्राम। ये होगी इसकी वैल्यू। क्लियर सभी को? ठीक है, सिंपल सी चीज। हमने पहले 1 मोल की वैल्यू निकाली, फिर ये देखा जी एवोगैड्रो जो संख्या दी है वो कितनी वैल्यू के बराबर है, 1/4 मोल की। तो 1/4 हिस्से की, तो चौथा हिस्सा निकाल दिया 180 ग्राम का, 45 ग्राम आंसर आ गया। सिंपल सा। क्लियर सभी को यहाँ तक? देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो क्या होता है, अगला पॉइंट समझाता हूँ कि आप जब भी अणु भार परमाणु भार निकालेंगे तो मैंने क्या बोला कि आपको हमेशा 1 मोल की वैल्यू निकल के आएगी। अब 1 मोल में एवोगैड्रो संख्या के सवाल में दिए तो आप इससे तुलना करोगे, ठीक है, इतनी वाली इन संख्या से तुलना करोगे। अगर आपको सवाल में लीटर में कोई दे दी जाए वैल्यू तो आप 1 मोल की गैस में सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर से तुलना करेंगे। याद रखना, गैस की अगर बात की जाए तो गैस का नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कि 1 मोल बराबर होता है, यानी कि सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल की वैल्यू हो जाती है, 1 मोल बराबर हो जाता है 22.4 लीटर। इससे आप तुलना करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चंस ले लेते हैं एक सिंपल सा, फिर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये CO2 के 5.6 लीटर में अणु भार बताइए। क्या पूछ लिया हमसे? अणु भार बताइए। चलो देख लेते हैं। 5.6 लीटर की तुलना सीधे इससे करनी है। ये होता है 1 मोल, तो ये कितना हो गया 1/4 मोल। अब सिंपल चीज़ हमें पता है कि CO2 का अणु भार हमें याद भी हो गया 44 ग्राम। कैसे हो गया? फिर से देखें, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 32 और 12 44। तो लेकिन ये वो वैल्यू है 1 मोल की। आपको निकालना है 1/4 मोल। ये आ गया 11 मोल आपका, सॉरी 11 ग्राम, 11 ग्राम इसका अणु भार, मॉलिक्यूल वेट। क्लियर सभी पे इतना? ठीक। अब आगे देखिए, एक आध और क्वेश्चंस कोई ले लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, हमने NH3 लिया जैसे कि, ठीक है, और उसके कोई लीटर में वैल्यू दे दी। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन से लेके कर सकते हो। फिर भी मैं अगली क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और उसको हम तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में देख आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, तो अगली क्लास में ज़रूर जुड़े हमारे साथ में। और यहाँ अगर आपको ये पॉइंट समझ में ना आए हो तो आप इन्हें कमेंट में लिख के कर सकते हैं। और वैसे मोस्टली मैंने कोशिश की है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका बेस भी कमज़ोर है उसको भी समझ में आए। जैसे आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तो उनका साइंस से कोई लेना देना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि उन्हें ये चीज़ समझ में आए प्रॉपरली। जिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं हो, प्रीवियस सारे वीडियो देखें और फिर आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है कि मोल से हम कैसे सॉल्व, परमाणु भार क्या होता है और अणु भार कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।